फ्रेंड्स मुबारक हो दोस्तों। आज की इस वीडियो में ये जो है मेटल्स एंड मेटलर्जी का लास्ट वीडियो होने वाला है, मतलब चैप्टर के वाइज। इसके बाद हम लोग इसके आंसर राइटिंग पोर्शन वगैरह सब चीज़ें देखेंगे। लेकिन आपके कॉन्सेप्ट वाइज आज जो ये जो है आपका लास्ट वीडियो है। इसके बाद आपके क्लास 10 सीजी बोर्ड का जो मेटल्स एंड मेटलर्जी चैप्टर है आपको पूरा क्रिस्टल क्लियर के साथ पूरी तरीके से वहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। तो हम लोग ने प्रीवियस वीडियो में बेसिकली इससे पहले जितने भी पार्ट्स हैं उसको देख लिया था। मैंने आपको बोला था कि उन सब चीज़ों को रिवीजन करके आना। अब जो भी रिवीजन करके नहीं आया होगा वो तो मरेगा ही, उसकी तो निश्चित है मरना। और मैं आपको यहाँ पर प्रॉपर नोट्स भी बनवाते जा रहा हूँ पीछे की ओर। जैसे मैंने यहाँ पर आज भी आपके लिए लिख के लाया है। मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी आपको प्रॉपर बोर्ड में नोट्स लिखाए हैं और उन नोट्स को आपको क्या करना है, कॉपी में सिंपली नोट्स करते जाना है। अब ये नोट का काम कैसे आएगा ये आपको तब समझ आएगा जब आप 1-2 महीने पहले जब पेपर के फड़फड़ाओगे ना, उस समय प्यार आपको समझ आएगा। सर जी ये को कहीं कुछ समझ नहीं आ रहा, कैसे लिखे आंसर, ये सब चीज़। तो 1-2 महीने पहले जब हम लोग का पूरा कोर्स कंप्लीट हो जा रहेगा, तब हम लोग लाएंगे क्या आपके लिए पूरा जो आंसर राइटिंग का क्रैश कोर्स। उसमें हम लोग पूरा आंसर राइटिंग को देखेंगे कि किस तरीके से हमको आंसर को प्रेजेंट करना है, क्योंकि प्रेजेंटेशन भी बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है। और जो मैं आपको नोट्स बना रहा हूँ आपको बेसिकली उसको लिखना है और रगड़ना है। रगड़ने का मतलब है बार बार रिवीजन करो, प्रैक्टिस करो, आपको खुद ब खुद याद हो जाएगी। तो मैं आपको जरा प्रीवियस क्लासेस की मैं कुछ रिवीजन करा देता हूँ। हमने सबसे पहले इस चैप्टर के शुरुआत में क्या देखा था, रिएक्टिविटी सीरीज देखा था। अब आपने आंखों को बंद कर लीजिए, मैं जो बोल रहा हूँ वो सबको आप मेमोराइज करते जाइए, फिर आपको रिवीजन होते जाएगा। हम लोग ने क्या देखा था, पहले रिएक्टिविटी सीरीज वगैरह चीज़ों के बारे में देख लिया था। उसके बाद हमने समझा था कि कौन कौन सी चीज़ें क्या कैसे, मतलब कौन कौन से मैटर रिएक्टिव होते हैं, कौन कौन से नहीं होते हैं। तो कुछ ज़्यादा ही रिएक्टिव होते हैं, तो उन सब के लिए हमें एक्सट्रैक्शन के लिए कुछ ज़्यादा ही बड़े मेथड लाने पड़े थे, जैसे कि इलेक्ट्रोलाइसिस वगैरह मेथड। हमने जो है 5 तरीके के इसमें क्या देखे, प्रोसेस देखा, जिसमें पहला था क्या आपका क्रशिंग। उसके बाद कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मेटल्स, जिसमें हम लोग ने क्या किया था, मेटल्स को ऑक्साइड्स में, मतलब मेटल्स को क्या किया था, इम्प्यूरिटी यानी ओर से मेटेलिक ऑक्साइड में चेंज किया था। फिर उसी मेटेलिक ऑक्साइड को हम लोग ने क्या किया, रिडक्शन किया उसका, और रिडक्शन करने के बाद हमने इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस देखा था। तो हमने प्रीवियस वीडियो में केमिकल मेथड जो था रिफाइनिंग का उसको देख लिया था। आज हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है क्या, फिजिकल मेथड ऑफ रिफाइनिंग। यानी हमको आज के इस टॉपिक में फिजिकल मेथड देखना है क्या, रिफाइनिंग का। और लास्ट टॉपिक आएगा क्या आपका, कोरोजन। और कोरोजन में ही आपको क्या पढ़ना है, रस्टिंग। उसके बाद आपका ये चैप्टर क्लोज हो जाएगा। तो चलो देखते हैं क्या आपका ये टॉपिक। देखो यहाँ पर जो फिजिकल मेथड ऑफ रिफाइनिंग है, इसमें 2 टाइप्स आते हैं। जैसे मैंने आपको केमिकल मेथड बताया, उसमें सिर्फ एक आता है आपका, क्या आता है, इलेक्ट्रोलाइसिस। मतलब 10th के बेसिस पर, और भी बहुत कुछ आते हैं, लेकिन आपको 10th के बेसिस पर एक चीज़ पता होना चाहिए, इलेक्ट्रोलाइसिस, जो बहुत ही मज़ेदार टॉपिक था, मज़ा ही आ गया होगा आपको पढ़ के। अब दूसरा जो टॉपिक है फिजिकल मेथड ऑफ रिफाइनिंग, इसमें फर्स्ट आता है क्या, लिक्विफिकेशन, और एक होता है क्या, जोन रिफाइनिंग। तो पहले लिक्विफिकेशन को समझते हैं। देखो लिक्विफिकेशन मेथड है, इसको रफली समझो तो आसान रहेगा। कुछ नहीं होता है, बस एक ठो पोंगा डाल दिया जाता है, एक ठो दूर सा पोंगा, उसके बाहर में एक थोड़ा सा ऐसा गोल सा पोंगा बना दिया जाता है। उससे थोड़ा जैसे मेटल, जैसे इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है। जैसे टीन है, टीन जैसे मेटल्स हो गए, वो क्या करते हैं, अपने ओर्स के साथ चिपके तो रहते हैं, लेकिन इम्प्यूरिटीज जो रहती है उनके साथ, मतलब ओर जो रहता है उसमें इम्प्यूरिटी भी रहता है और मेटल भी रहता है। तो उसमें जो मेटल जैसे कि टीन है उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम रहता है, और जो इम्प्यूरिटीज है उसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा रहता है। जिस कारण से जब हम उसे गर्म करते हैं तो यानी कि टीन का मेल्टिंग पॉइंट कम है, इस कारण से वो पिघल कर बाहर चले जाता है और बाल्टी या फिर किसी भी चीज़ में स्टोर हो जाता है। और जो इम्प्यूरिटी रहती है वहीं पर जो पोंगा रहता है वहाँ पर रखे रहता है, फिर उस पोंगे को बाहर निकाला जाता है। मतलब ये कुछ बहुत बड़े मेथड में होता है ना, ऐसा तो नहीं है इतना बड़ा डब्बा बना दिए उसी के ऊपर बार बार डाले जा रहे हो, बार बार निकाले जा रहे हो, नहीं। इसके लिए पूरा एक बहुत बड़ा सा क्या बनाया जाता है, मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री बनाई जाती है, जहाँ पे उस इंडस्ट्री का काम ही यही होता है, इन जैसे टीन ओर जो है, टीन ओर को हमको टीन में चेंज करना है उसके लिए। तो इसके लिए बहुत बड़े बड़े फर्नेस होते हैं। बाकी रफली अगर आपको डायग्राम पूछे तो ये डायग्राम आपके लिए सबसे बेस्ट है, और ये कहीं भी बुक वगैरह कहीं भी नहीं दिया है, ये पूरा तरीके से स्ट्रेटेजिकली आपके लिए मैंने बनाया है। ठीक है, तो जरा इसके बारे में पढ़ते हैं। देखो यहाँ पर लिखा क्या है, मेटल सच एज टिन एंड लेड। लेड क्या होता है भाई, लेड यानी कि आपका जो पीवी होता है, लेड मैंने बताया था उसके अंदर लस्टर बहुत कम होता है। वो क्या है, एक बोल सकते हैं एक्सेप्शन है किसमें, मेटल में, जो मैंने प्रीवियस वीडियो में बता दिया है। ठीक है, तो टिन एंड लेड। अच्छा आप मुझे क्या ये बता सकते हैं कमेंट में, अभी मुझे कमेंट में बताना भाई, आज की इस वीडियो का आपका होमवर्क है कि मुझे ये बताइए कि छत्तीसगढ़ में कौन सा मेटल सबसे ज़्यादा पाया जाता है, इसको आप कमेंट में बताएंगे। ठीक है, तो मेटल सच एज टिन एंड लेड
दैट मेल्ट इजीली, मतलब जो मेल्ट हो जाते हैं इजीली, आर प्लेस्ड ओवर अ स्लोपिंग हर्थ इन अ फर्नेस। मतलब अगर ये क्वेश्चन आ गया ना तो बता रहा हूँ एग्जामिनर आपको नंबर क्यों देगा, तो उसका रीजन है ये वर्ड। ये जो वर्ड है, अगर जो आदमी ये एग्जाम में आया और ये जो वर्ड उसने लिख दिया स्ट्रेटेजिकली एकदम, और ऐसे गोल 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 रानी इतना गीता पानी लिख दिया और लगा दिया ना, तो गारंटी बोल रहा हूँ वो पढ़ेगा भी नहीं, वो डायग्राम मार के हाँ लड़का को सब पता है, तो ऐसा बोल के वो सीधा निकल जाएगा। क्योंकि स्लोपिंग हर्थ जो है इसका मेन पोर्शन है। स्लोपिंग हर्थ क्या होता है, ये पोंगा होता है ना, इसी को क्या बोला जाता है, स्लोपिंग हर्थ बोला जाता है। और ये फर्नेस होता है, तो स्लोपिंग हर्थ इन अ फर्नेस, यानी फर्नेस में जो स्लोपिंग हर्थ होता है उसमें जो टिन और लेड जैसे मेटल्स हैं उनको क्या किया जाता है, डाल दिया जाता है, और वो मेल्ट होते हैं, और मेल्ट होने के बाद चले जाते हैं। अब द मेटल्स, देखो यहाँ पे 2 बार मेटल लिखा गया, सॉरी। द मेटल मेल्ट्स एंड फ्लो ऑफ वाइल इम्प्यूरिटीज आर लेफ्ट बिहाइंड, मतलब कि जो मेटल्स हैं वो फ्लो ऑफ हो जाते हैं। फ्लो ऑफ का मतलब फ्लो होने के बाद बाहर निकल जाते हैं, लेकिन जो इम्प्यूरिटीज रहते हैं वो लेफ्ट बिहाइंड यहीं पर बचे रहते हैं। तो जरा इस डायग्राम को देख के आप खुद एनालाइज कीजिए। आप बोलोगे सर जी जो पोंगा दिख रहा है ये कौन चीज़ है, आधा बैले लोग को तो यही रहता है। तो ये वाला जो है ना, इसमें डाला जाता है क्या, कैटलिस्ट डाला जाता है। क्या डाला जाता है, कैटलाइस्ट। अब कैटलाइस्ट आप सबको पता है, जैसे कि आपका सिंपल भाषा में समझो तो जैसे मैं आग में अगर आपका मिट्टी तेल यानी कि कैरोसिन को डाल दूँ, भभक जाता है एकदम, भंगले बढ़ जाते हैं ना, वैसे क्या होता है कैटलाइज, यानी कि कैटलाइज क्या करता है, इस फायर को बहुत जोर से भपकाएगा। ठीक है, तो जैसे इसमें 800 डिग्री सेल्सियस होगा तो उसको उसमें जो स्पेसिफिक टाइप का, जैसे अबे होता है ना कैसे एकदम केमिकल जो रहता है, केमिकल केमिस्ट्री में एकदम केमिकल चीज़ें हैं, तो केमिकल को अगर इसमें डालोगे थोड़ा सा भी 2 बूंद, तो भी इसका जो क्या बोलते हैं मेल्टिंग है, मेल्टिंग पॉइंट जो है बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा। ठीक है, तो वही क्या होता है कैटलिस्ट, तो दूर से वही डाला जाता है। और ये पोंगा जो रहता है, पोंगा, इसी पोंगा के पीछे में ऐसा कुछ ऐसा भोंपू टाइप का लगे रहता है, और इस भोंपू से क्या डाला जाता है आपका, इसी से मेटल्स को डाला जाता है, और मेटल जाता है और यहाँ पे स्टोर हो जाता है। तो भाई इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको आप लिखिए। अब हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट मेथड जो है क्या, जोन रिफाइनिंग। आपके सामने ये सेकंड मेथड पीछे की तरफ लिखा हुआ है, जो है क्या, जोन रिफाइनिंग। देखो इस मेथड में बेसिकली होता ये है कि एक रिंग ले लिया जाता है, मोटा सा बहुत बड़ा छल्ला सा होता है। जैसे अगर हम बात करें उस रिफाइनरी की, तो उसमें तो कम से कम भाई बहुत, वो कम से कम 1-8 कुंटल का होता होगा वो जो रिंग रहता है वो, और जो रॉड रहता है वो बहुत ही मोटा बनाया जाता है उस पर। अब ये हम लोग मतलब बोल सकते हैं ना, हम लोग अभी समझने के लिए बना रहे हैं, तो आप ऐसा समझो कि एक रॉड रहता है किसका, मेटल्स का, मतलब ओर का रहता है उसका, मतलब उसमें इम्प्यूरिटीज भी रहते हैं और मेटल भी रहते हैं। तो उस मेटल को ना ऐसे जो रिंग रहता है उसके बीच से ऐसे आगे पीछे किया जाता है। उससे होता क्या है कि अगर जो मतलब उससे होता ये जो रिंग रहता है बहुत ज़्यादा गर्म रहता है, तो इसमें स्पेसिफिकली ऐसे मेटल्स को लिया जाता है जो क्या करते हैं, गर्म होने के साथ, गर्म होते ही क्या हो जाते हैं, कंडेंस्ड, यानी एक जगह पर चिपक जाते हैं। अब गर्म होते साथ अगर कोई मेटल एक जगह पर इकट्ठा होकर चिपक जाएगा तो उससे होगा ये जो बाकी इम्प्यूरिटीज रहेंगी वो ऑब्वियस ही बात है। अगर भाई ये देखो ये दोनों ऐसे जुड़े हुए हैं, अगर मैं इसको ऐसे कम कर दूं, अगर ये दोनों जुड़े हुए हैं आपस में, अगर मैं इसको कम कर दूं तो ऑब्वियस सी बात है ये आपस में बाहर से थोड़ी डिसअटैच होने लगेगा, और डिसअटैच होने के कारण ये धीरे धीरे हीट की तरफ जाने लगेगा। यानी जो इम्प्यूरिटी है जो किसी भी मेटल के साथ जुड़ा हुआ है, उस मेटल को क्या करते हैं, वो जो इम्प्यूरिटी रहता है अलग से हट जाता है, और अलग से हटने के बाद बाहर जाता है और एक कोंटे में जाकर चिपक जाता है। और जब वो कोंटे में जाकर पूरा सेटल डाउन हो जाता है ना, तो उस कोंटे वाले को काट दिया जाता है और इम्प्यूरिटी बाहर आ जाता है। बेसिकली वही पॉइंट है। अब उसी को मैंने यहाँ पर वर्डिंग में आपके लिए लिख दिया, इन दिस मेथड अ रॉड ऑफ मेटल हैविंग लो मेल्टिंग पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट का स्पेलिंग में टी आएगा। ठीक है, तो जो लो मेल्टिंग पॉइंट रहेगा भाई समझो, लो मेल्टिंग पॉइंट विथ इम्प्यूरिटीज आर प्लेस्ड बिटवीन हॉट रिंग ऑफ आयरन। ये बेसिकली आयरन का ही बनाया जाता है, क्योंकि आयरन का जो मेल्टिंग पॉइंट है बहुत हाई रहता है, जिस कारण से उसे ज़्यादा देर तक, जो आप समझते हो ना, किरचॉफ ने लॉ दिया है कि जो चीज़ जितनी ज़्यादा लेट गर्म होती है उतना ज़्यादा क्या होता है, वो लेट ठंडा होता है, और जो चीज़ जितना ज़्यादा जल्दी गर्म होती है उतनी ज़्यादा जल्दी ठंडी हो जाती है। जैसे कि आपका जो वाटर है, वाटर बहुत जल्दी जो है गर्म हो जाता है और बहुत ज़्यादा जल्दी ठंडा हो जाता है। ठीक है, तो भाई इसका मतलब ये मैंने आपको हीट एंड टेम्परेचर पढ़ा दिया, तो आपको इतना तो सेंस होना चाहिए कि हमने आयरन को ही क्यों लिया है। बाय विच इम्प्यूरिटीज सेटल डाउन एट वन साइड ऑफ रॉड एंड रिमूव्ड इट बाय कट इट डाउन फ्रॉम रॉड, यानी कि रॉड से ही हम उसको क्या कर देते हैं, काट देते हैं और ये अलग हो जाता है। तो मैंने यहाँ पर बनाया है, देखो यहाँ पर ये जो क्या बोलते हैं मेटल होता है। अच्छा आप समझिए, ये जो मेटल्स है बेसिकली किसके लिए जाते हैं, तो ये मेटल्स बेसिकली गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनियम के लिए जाते हैं। किसके लिए जाते हैं, गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनियम के ही लिए जाते हैं। तो यहाँ पर आप नोट का पॉइंट लिख लीजिए कि ये जो मेथड है, आप यहाँ पर नोट कर लीजिए, और ये जो मेथड है
ये बेसिकली जो है ZR जो है वो बेसिकली किन के लिए लिया जाता है, गोल्ड, सिल्वर और प्लैटिनम, प्लैटिनम के लिए लिया जाता है। ठीक है, प्लैटिनम के लिए जाता है। ठीक है, तो गोल्ड, सिल्वर और प्लैटिनियम के लिए बस ये किया जाता है इसको। ठीक है, क्योंकि वो ज़्यादा फिजिबल होते हैं। यानी कि देखो गोल्ड जो है ना, क्या होता है पता है, गोल्ड एक बार बहुत जल्दी क्या होता है, उसका मेल्टिंग पॉइंट कम रहता है, बहुत जल्दी क्या होता है, पिघल जाता है, और पिघलने के बाद बहुत जल्दी चिपक भी रहता है छोटा। इसी कारण देखना ऑर्नामेंट जो रहते हैं वो जल्दी टूटते नहीं है, क्योंकि उसमें कॉपर भी मिला रहता है। लेकिन जो गोल्ड रहता है उसका खासियत ही यही है, वो जल्दी से पिघलता है और अपने क्वांटिटी को ना क्या करता है, उतने में ही डेंस कर लेता है। मतलब पिघलने के बाद चप से उसी में क्या हो जाता है, चिपक जाता है, इसलिए मोटा हो जाता है। ठीक है, जिस कारण इंप्योरिटी उससे जल्दी छूटती है। वैसे ही सिल्वर होता है, वैसे ही प्लैटिनम होता है। तो इस तरीके से आपका ये जोन रिफाइनिंग खत्म होता है। अब हम लोग अपने नेक्स्ट फेज, यानी ये चैप्टर का एक फेज खत्म हो गया। ये चैप्टर बेसिकली 3 फेजेस पे है। फर्स्ट फेज है आपका रिएक्टिविटी पर बेसिस, दूसरा है क्या आपका मेटलर्जी पर बेसिस, अब तीसरा है क्या, जो मेटल्स हमने बताया हैं उनमें खराबियां कुछ कुछ क्या आती है। पहले हमने क्या देखा कि मेटल रिएक्ट करते हैं, यूं त्यों करते हैं। उसके बाद दूसरे में देखा कि मेटल मिलते कैसे। अब देखिए कि क्या मेटल खराब कैसे होते हैं। जैसे आप सबको पता होगा, जो आयरन रहता है उसमें जंक लग जाता है। ठीक है, कोरोजन क्या होता है, रस्टिंग क्या होता है, गैल्वेनाइजेशन का प्रोसेस क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में अब हम लोग देखने वाले हैं। मतलब इतना जो आपने पढ़ा है ना, ये एक तरफ, और ये जो अभी हम पढ़ रहे हैं वो एक तरफ, अलग से पढ़ना है। तो पहले मैंने अभी आपको जितना पढ़ाया है भाई उसको पहले रिवीजन कर लो, उसके बाद इसको पढ़ना, क्योंकि उसको जब तक नहीं पढ़े रहोगे तब तो इसमें मरोगे ही। अब जिसको मरना है, ठीक है, तो वो डायरेक्ट इसको चालू कर सकता है, वरना फिर एक बार अपने दिमाग में पहले रिकैप कर लो, उसके बाद फिर कर लें। तो आप जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग देखते हैं कि आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है क्या, कोरोजन। को पढ़ने से पहले ये दिमाग में ब्रॉड लेवल पर थिंकिंग भी होनी चाहिए कि जो आपका कोरोजन है वो रस्टिंग से कैसे डिफरेंस है। देखिए जो कोरोजन है ना, देखो कोरोजन जो है बेसिकली होता क्या है, एक डल लेयर आ जाता है किसी भी मेटल पर जब हम उसे एटमॉस्फेयर पर रखते हैं। क्यों आता है, क्योंकि जो मेटल रहता है वो आप सब जानते हैं रिएक्ट करता है बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन और मॉइस्चर के साथ। तो जब वो ऑक्सीजन और मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करते हैं ना, तो अपने सरफेस के ऊपर एक डल लेयर ला लेते हैं, जिसे कि हम लोग क्या कहते हैं, कोरोजन। लेकिन बेसिकली आपको ना ज़्यादातर जो है ये सब जो जंक वगैरह का सिस्टम जो है वो ज़्यादातर आपको कहाँ देखने को मिलता होगा, आयरन में। जैसे आप सब जानते हैं, हम लोग अगर लोहे को पानी में डाल देते हैं या लोहे को ऐसे ही छोड़ देते हैं तो उसमें क्या लग जाता है, जंक लग जाता है। तो लोहा जो है बहुत ही ज़्यादा फेमस था, जिस कारण से उसे कोरोजन में ना जोड़कर उसका अलग सा पार्ट निकाल दिया। अरे ऐसा समझो ना, जैसे केमिस्ट्री जो है 2 पार्ट्स में बटा हुआ है, एक ऑर्गेनिक और एक इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक हम उसे कहते हैं जिसमें कार्बन होता है। क्यों होता है, क्योंकि भाई आप सबको पता है ना कि कार्बन इस दुनिया में बहुत ज़्यादा, सभी चीज़ें मोस्टली जो है कार्बन से ही बनी हुई हैं, जिस कारण से हमने उसको अलग निकाल दिया। उसी तरीके से हमने कोरोजन के पार्ट से ही रस्टिंग को निकाल दिया। रस्टिंग एक बेसिकली ऐसा स्पेसिफिक कोरोजन होता है जो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए यूज़ किया जाता है, आयरन के लिए यूज़ किया जाता है। और उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, पूरा चीज़ है उसके बारे में। ठीक है, तो मैं अभी आपको कोरोजन बता रहा हूँ। कोरोजन के बाद हम लोग इसके प्रिवेंशन वगैरह देखेंगे। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, पहले मेटलर्जी ऑफ आयरन देखेंगे, फिर उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, मेटलर्जी ऑफ आयरन हमारा छूट गया तो उसे हम लोग कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम अपना कंटिन्यू करेंगे क्या, आपका आयरन में रस्टिंग देखेंगे। उसके बाद आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो जरा देखते हैं कोरोजन होता क्या। जो मैंने बताया, डल लेयर आ जाता है ऊपर में मॉइस्चर और उसके साथ रिएक्ट करने के कारण। देखो when metals like zinc etc are placed in atmosphere, they react with moisture and oxygen present in atmosphere and form a dull layer over their surface. This process is called corrosion। और इसका आप एग्जांपल लिख सकते हैं Zn+O2, जो क्या बना देता है 2ZnO। ये क्या होता है, डल इन नेचर होता है, जो डल बना देता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या होता है, कोरोजन। अब मैंने वहाँ पर आपको, जब मैं आपको मेटल वगैरह पढ़ा रहा था तो उस समय पर आपको एलॉय बताना था, जो एलॉय हमारा टॉपिक छूट गया था। तो एलॉय क्या होता है उसको बेसिकली आप देख लीजिए। एलॉय बेसिकली होता क्या है, एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है किसका, तो 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स का। तो एलॉय बेसिकली वो होता है, जैसे कि देखो अगर मैं आपको बोलूँ कि मैं 2 चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से मिला दूँ, जैसे कि मैं अगर आपको बोलूँ दूध में अगर मैं पानी मिला दूँ, तो आप क्या दूध और पानी को अलग कर सकते हैं? नहीं कर सकते बाबू, नहीं कर सकते। कई लोग बोल रहे होंगे कुछ ज़्यादा सर हम लोग क्या करेंगे एकदम ज़्यादा। जैसे आप ऐसा समझो, मैं अगर दूध को मिला तो नहीं सकते, दूध तो दही में कन्वर्ट होता है ना। तो अगर हम लोग मान के चलो, यही समझो कि दूध में अगर पानी मिला दे तो क्या आप दोनों को अलग कर सकते हैं? नहीं कर सकते हो। तो वैसे ही जब हम लोग 2 मेटल्स को होमोजीनियसली यानी कि एकदम फिक्स्ड प्रोपोर्शन में दोनों को मिला देते हैं, जिसे आप कभी भी अलग ना कर सको, उसी को क्या बोला जाता है, एलॉय बोला जाता है। और एलॉय को जब आप बनाते हो ना, 2 या 2 मेटल्स को,
तो कुछ प्रॉपर्टीज अलग वाले मेटल की और कुछ प्रॉपर्टीज अलग वाले मेटल की, दोनों मिलते हैं और एक यूनिक क्या बनाते हैं, आपका प्रॉपर्टी बनाते हैं। जैसे जब हम लोग 99% ऑफ आयरन को मिलाते हैं 1% ऑफ कार्बन से, तो वो स्टील बन जाता है। अब आप सबको पता है स्टील का जो है इंडस्ट्रीज में कितना ज़्यादा यूज़ है, क्योंकि बेसिकली जो आयरन था ना दोस्तों, आयरन देखो स्टील की खोज कैसी है, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। हमने क्या किया था, रेलवे ट्रैक्स पर पहले जो रेलवे ट्रैक्स होते थे उसमें पहले आयरन का यूज़ किया था। आयरन का यूज़ करने से हुआ क्या, उसमें रस्टिंग होने लगा, आयरन बहुत जल्दी हीट हो जाता है और बहुत जल्दी एक्सपांड भी हो जाता है, जिस कारण से हमने उसी आयरन की मदद से उसमें 1% कार्बन डाला और इसी स्टील बनाया। जो स्टील था उसमें ना रस्टिंग होगा, रस्टिंग का तो झमेला ही खत्म हो गया, ना गर्म होगा कुछ होगा, तो स्टील हमारे लिए बहुत अच्छा हुआ। वही अगर ब्रॉन्ज की बात करें तो वो कॉपर और आयरन के मिश्रण से बनता है। और अगर मैं आपको पूछूं भाई, जो आपका क्या बोलते हैं, जो आपको मैंने अभी आपको बोला था कि कौन सा मेटल सबसे ज़्यादा होता है छत्तीसगढ़ में, तो उसको आप पक्का कमेंट मार देना, क्योंकि मैंने उसको पहले वीडियो में बनाया था। तो आप इसको ज़रा क्या बोलते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए फ्रेंड्स। उसके बाद हम लोग अभी देखते हैं क्या कि ये होता किस कारण से है, मतलब इसके हम लोग देखेंगे क्या कि कौन कौन सी चीज़ें अफेक्ट करती है कोरोजन को और कौन कौन सी चीज़ें इफेक्ट करती है। देखो यार मेरा खुद का नंबर कटा था अफेक्ट और इफेक्ट में, इसलिए इसको ध्यान में रखना। दो टर्मिनोलॉजी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अफेक्ट का मतलब होता है कोई चीज़ उसके लिए काम में आ रही है क्या। जैसे अगर मैं बोलूँ कोई चीज़ कोरोजन को अफेक्ट कर रही है क्या, तो आप सबको पता है मॉइस्चर यानी कि वाटर अफेक्ट करेगा कोरोजन को। लेकिन बोलूँ मैं इफेक्ट कर रहा है क्या, इफेक्ट मतलब क्या कि उसको मतलब उसके ऊपर कुछ गलत प्रभाव तो नहीं डाल रहे। जैसे मैं आपको बोलूँ आपने कोई आयुर्वेदिक तेल लगाया, आप दो दिन में एकदम गंजे हो गए, तो उसने क्या किया आपके ऊपर इफेक्ट किया। लेकिन अगर आपने कोई आयुर्वेदिक तेल लगाया और फिर एकदम आपका बाल झलझला के एकदम पूरा जो भलवा रहता है ना, भलवा वाला बाल जैसे हो गया एकदम, जो आजकल लड़के लोग रहते हैं जैसे चोखा चोखा वाला भलवा वाला बाल हो गया, तो आप लोग बोलोगे अरे यार इसने तो मेरे को अफेक्ट किया। मतलब अफेक्ट का मतलब आपको अच्छा संकेत दे रहा है और इफेक्ट का मतलब बुरा संकेत दे रहा है, ठीक है। तो इसमें मत फंसना। तो चलो हम लोग देखते हैं क्या फर्स्ट इसमें इसको कौन कौन सी चीज़ें इफेक्ट करती है। नीचे लिखा है क्या, कौन कौन सी चीज़ें इफेक्ट करती है कोरोजन को। तो ये क्वेश्चन बना के आप लिख लीजिएगा इसका आंसर। पहला आता है क्या, मॉइस्चर। तो देखो मॉइस्चर किस प्रकार से अफेक्ट करता है आप सबको पता है। मॉइस्चर में क्या प्रेजेंट होता है, ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, जो क्या करता है पहली बात तो मेटल के साथ ऑक्साइड बना लेता है। यही सबसे बड़ा सबूत हो गया क्या कि वो क्या करता है, अफेक्ट करता है। और H2O प्रेजेंट होता है, जो मिलकर क्या बना देता है, उस ऑक्साइड को डबल कर देता है, यानी कि जो डल है उसमें और ज़्यादा लद्दी छाप देता है। जैसे जो डल है ना उसको और ज़्यादा लद्दी छाप देगा, एकदम पूरा भकवाया रहेगा, पूरा करिया हो जाएगा बीट, तो उसको क्या बोलेंगे आपका मॉइस्चर। तो मॉइस्चर कैसे होता है भाई, तो मॉइस्चर में वाटर भी प्रेजेंट होता है, ऑक्सीजन भी प्रेजेंट होता है, जो एटमॉस्फेयर में खुद मॉइस्चर प्रेजेंट होता है, जिस कारण से रस्टिंग होता है। तो पहला आएगा क्या, मॉइस्चर। दूसरा आएगा क्या, एसिडिटी। बाबू एसिडिटी का मतलब वो पेट में हुई गुड़गुड़ इनो वाला नहीं है ना, ठीक है। एसिडिटी का मतलब क्या समझो, एसिडिटी का मतलब ये है जैसे अगर आप किसी भी एसिड के साथ किसी भी मेटल को रिएक्ट करते हो, तो मुझे आप ये कमेंट में बताएंगे कि क्या बनता है, ठीक है। तो जब हम उसे रिएक्ट करते हैं तो उससे क्या होता है, चलो मैं ही बता देता हूँ, चौथा लो। मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस क्या होता है, लिबरेट होता है, और हाइड्रोजन गैस के लिबरेट होने से वो जो रिएक्शन रहता है बहुत फास्ट होता है, जिस कारण से जो आयरन रहता है और भी जल्दी ज़्यादा जो है डल हो जाता है। जैसे आप जैसे समझो, जब हम लोग एसिड में क्या करते हैं, मेटल को डाल देते हैं, तो उसमें होता ही है जो एसिड है पूरी तरीके से कोरोज यानी कि रप्चर हो जाता है, टूट फूट जाता है। जैसे चोट्टा अगर आप एसिड में अपनी उंगली को डाल दोगे जल जाएगा ना, वैसे ही मेटल भी जल जाता है, समझ गए ना। इसको आप अपने ओन वर्ड में लिखना। रफ सरफेस ऑफ मेटल, रफ सरफेस से होता ही है, देखो स्मूथ सरफेस रहेगा तो उसमें तो पानी आएगा, पानी बह के चले जाएगा, लेकिन रफ सरफेस में होगा ये जो पानी रहेगा इकट्ठा हो जाएगा, जिसके कारण और भी जल्दी जो है वो क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। रिएक्टिव इन नेचर, जैसे आप सोडियम को रख दिए तो भगा के पूरे आग लगा देगा, पूरा आग लगा दी बोलेगा फिर, ठीक है। लेकिन अगर आप कोई भी नॉर्मल जैसे गोल्ड हो गया ये सबको रखोगे तो उसमें रिएक्टिव ही नहीं होता नेचर, तो कैसे रिएक्ट करेगा। और बेसिसिटी, बेसिसिटी का मतलब कि वो मेटल कितने अच्छे क्वालिटी का है। जैसे अगर आप अच्छे क्वालिटी का मेटल लेते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि उसमें रस्टिंग बहुत ही ज़्यादा स्लो हो जाएगा। लेकिन अगर आप बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत ही कम बेसिसिटी यानी कि थोड़ा एकदम लोकल लेवल का लोगे तो उसमें क्या होगा, आपका बेसिसिटी कम हो जाएगा, जिसके कारण से फिर क्या हो जाएगा, वो बेसिकली कम हो जाता है। और आप ये देखोगे भी, जैसे हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग करते ये हैं, जैसे जो आपके जो गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस देखेंगे, अभी गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस में होगा क्या, हम लोग किसी भी रिएक्टिव मेटल के ऊपर में कम रिएक्टिव मेटल को क्या करेंगे, छाप देंगे, उसी को क्या बोला जाता है, गैल्वेनाइजेशन। तो वो सब आएगा आपके किस में, अफेक्टिंग में। तो चलो देखते हैं क्या भाई कि कौन कौन सी चीज़ें
अफेक्ट करती है कोरोजन को। मुंह से गलती से निकल गया, मुझे आइडिया नहीं था। देखो यहाँ पर जो ये वाला जो टॉपिक है ये अफेक्ट का होगा भाई, ऑब्वियस ही बात है। अब समझदार लड़का तो समझ गया होगा, मेरे मुंह से फ्लो में निकल गया क्या कि ये इफेक्ट है, ठीक है। अफेक्ट होगा क्योंकि अफेक्ट ऐसे कर रहा है ना भाई, ये तो क्या बढ़ा रहा है कोरोजन को, चोट्टा तो अफेक्ट कर रहा है, लेकिन इफेक्ट का मतलब उसको बंद कराएगा। तो अब देखते हैं क्या इफेक्ट जो उसको क्या कराएगा, बंद कराएगा। क्या लिखेंगे, जो चीज़ें इफेक्ट करती है। इफेक्ट का मतलब आप सबको पता है कि उस चीज़ को रोकेगी। तो अगर हम किसी भी मेटल के ऊपर कोई भी ल्यूब्रिकेंट या ल्यूब्रिकेंट का मतलब क्या होता है, लिबिर चीज़, जैसे आपका तेल हो गया लिबिर रहता है, तो वो सब चीज़ें क्या होती है लुब्रिकेंट। जैसे आपका ग्रीस हो गया वो सब लिबिर करता है, मतलब वो जो प्लाज्मा स्टेट में रहते हैं ना वो सब क्या होता है लुब्रिकेंट। तो लुब्रिकेंट का अगर हम यूज़ करें किसी भी मेटल पर तो क्या होता है उसका रिएक्टिविटी कम हो जाता है। ऑब्वियस ही बात है भाई, वो क्या करता है पॉलिश कर देता है। पॉलिश करने से भाई ऑक्सीजन जो है उसके संपर्क में ही नहीं आता, तो संपर्क में ही नहीं आएगा तो रिएक्ट कैसे करेगा। जैसे हम लोग पेंट का यूज़ कर सकते हैं, जैसे लेस, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, लेस रिएक्टिव मेटल को जो है हम लोग क्या करते हैं, मेटल है ना भाई, ये मेटल है, इसको सुधार लो भाई, मेटल है, ये मेटल है, मेटल है, फ्लो में कुछ के कुछ लिखा रहा है, ये मेटल है। तो मेटल को हम लोग किसी भी हाईली रिएक्टिव मेटल के ऊपर में क्या करते हैं, छाप देते हैं, उसी को क्या बोला जाता है, गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस बोला जाता है। इंपॉर्टेंट है भाई, 2 नंबर के लिए आ सकता है ना, गड़बड़ ना करियो। गैल्वेनाइजेशन मैं अलग से नहीं लिखा रहा हूँ, यही लिख लो या लिखो गैल्वेनाइजेशन क्या होता है। द प्रोसेस ऑफ कोटिंग, गैल्वेनाइजेशन टॉपिक डाल के ना, द प्रोसेस ऑफ कोटिंग लेस रिएक्टिव मेटल or highly reactive metals like sodium, potassium. A process of coating less reactive metals like zinc over highly reactive metals like sodium and potassium over their surface to come it down या get it down. The process of reactivity to come it down, the process of reactivity, this process is called गैल्वेनाइजेशन, ठीक है। तो गैल्वेनाइजेशन का ये प्रोसेस होता है। ग्रीस वगैरह वही सब लुब्रिकेंट में आ जाएगा, तो ये सब जो है चीज़ें आ जाएंगी आपकी। अब जरा हम लोग हमारा टॉपिक टूटा था जो है क्या, मेटलर्जी ऑफ आयरन, उसको देखते हैं। उसके बाद फिर हम लोग अपना लास्ट टॉपिक यानी कि क्या देखेंगे, द थ्योरी ऑफ रस्टिंग देखेंगे। बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है, इससे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इसको आप एकदम दिल और दिमाग दोनों से देखना, ठीक है। अच्छा, मैंने इस टॉपिक को बीच में इसलिए नहीं कराया क्योंकि भाई मुझे पता है ना कैसे पढ़ाना है, आपको थोड़ी ना पता है, आपको क्या घचर पचर कुछ के कुछ पढ़ रहे हो। देखो मैंने इसको इसलिए पढ़ा है क्योंकि ताकि जो है जो आपका आयरन है वो एक जगह सिमट जाए। जैसे मैंने चैप्टर को बहुत सारी चीज़ों में डिवाइड किया था जो आपको पता भी नहीं था, मैंने बिना बताए आपको किया था। जैसे रिएक्टिविटी सीरीज बताने के बाद रिएक्शन बताए थे, लेकिन वहीं पे अगर आप बात करें एलॉय वगैरह की तो उसमें वहीं पर घुसेड़ दिया था। तो अगर आप उस मैनर से पढ़ोगे बुक को ही तो फिर आप तो पक्का फंसोगे, ठीक है। तो मैंने क्या किया है, यहाँ पर आयरन को एक जगह सिमेटने के लिए मेटलर्जी ऑफ आयरन ये वाला जो टॉपिक है इसको अभी करा रहा हूँ। इसके बाद आपको जो टॉपिक मिलेगा वो क्या मिलेगा, रस्टिंग ऑफ आयरन। तो मतलब दोनों एक जगह रहेंगे तो आपको ज़्यादा सहूलियत होगी। तो आपकी सहूलियत के लिए मैंने इसे बनाया। तो आप नोट्स में भी जो मैं ऐसा जो फॉर्मेट पे लिखाते जा रहा हूँ उसको लिखना आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। क्योंकि वही आदमी जानता है, मैं क्योंकि हर गड्ढे में गिर चुका हूँ 10th के, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये मेटलर्जी ऑफ आयरन है। देखो मेटलर्जी ऑफ आयरन जो है स्टार्ट होता है किससे, ब्लास्ट फर्नेस से। देखो हम लोग आयरन को, जैसे कि मैंने आपको उतने टाइम लिक्विफिकेशन में बताया, उसमें फर्नेस लिया गया था, तो उसी तरीके का फर्नेस हम लोग किस में लेते हैं, आपके आयरन को आयरन की मेटलर्जी में लेते हैं, मतलब आयरन को अलग करने के लिए, जिसका स्पेसिफिक नाम है जिसे हम लोग ब्लास्ट फर्नेस बोलते हैं। ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है 3 नंबर के लिए कि भाई ब्लास्ट फर्नेस का डायग्राम बनाओ विथ लेबल, ठीक है। तो आपको उसमें लेबल करना है 3 नंबर के लिए, तो आप कम से कम उसमें 5 लेबल कर लेना, 4 या 5 लेबल करना, ठीक है। अब ये जरा ब्लास्ट फर्नेस के बारे में हम लोग जरा समझते हैं। ब्लास्ट फर्नेस होता ये है बेसिकली, इसमें बहुत सारे छेद होते हैं जिससे बहुत सारी चीज़ें आती है। तो फर्स्ट क्या होता है, ऊपर रहता है, ऊपर में हमें रोस्टेड ओर। अब देखो रोस्टेड ओर क्या होता है, रोस्टेड ओर मतलब जो कैल्सिनेटेड और रोस्टेड, यानी कि जो हमने कैल्सिनेशन क्या होता है, कैल्सिनेशन क्या होता है भाई आप सबको पता होगा, जिसमें ऑक्सीजन, बिना ऑक्सीजन के प्रेजेंस के हम लोग क्या करते हैं, हीट करते हैं किसको, आपके मेटल्स को। और रोस्टिंग क्या होता है, रोस्टिंग में हम लोग ऑक्सीजन के प्रेजेंस में करते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको याद होनी चाहिए ना भाई, याद करो इसको, ठीक है। तो जो रोस्टेड और कैल्सिनेटेड ओर रहता है वो किसके साथ मिलाया जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट और कोक के साथ।
अब कोक के साथ क्यों मिलाया जाता है, तो उन लोग बच्चों को पता होगा जिन लोगों ने प्रीवियस वीडियो बताया है। तो आप बताइए कि कोक का काम यहाँ पे क्या है, आपको ये बताना पड़ेगा किस पे, कमेंट पे। तो अभी मैं आपको जरा बता देता हूँ पहले, लेकिन फिर भी आप कमेंट करना कि जो कोक है बेसिकली वो क्या है, एक रिड्यूसिंग एजेंट है। तो आप मुझे बताएंगे कमेंट में कि रिड्यूसिंग एजेंट बेसिकली होता क्या है, ठीक है। अब कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट क्या है बेसिकली आपको पता होगा, ये एक फ्लक्स होता है जो क्या करता है, फ्लक्स क्या होता है, जो इंप्यूरिटीज के साथ मिलकर क्या बनाता है, स्लग बनाता है, स्लग बनाता है ना। तो ये क्या है, आपका एक फ्लक्स है। अब जरा हम लोग समझते हैं बेसिकली होता क्या है। देखो यहाँ पर जो वेस्टेज गैस है, जब हम इसे डालते हैं तो गैस निकलता है, गैस यहाँ पे निकल जाती है। यहाँ पे कुछ कुछ टर्म हैं, जैसे कि आपके इतने 400 से 900 डिग्री सेल्सियस तक वहाँ पर रिएक्शन होता है। 3 स्टेजेज में होता है, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज और थर्ड स्टेज। तो 400 से 900 डिग्री सेल्सियस में पहला स्टेज होता है। इस स्टेज में होता ही है, जो हमने यहाँ पर आपका रोस्टेड ओर डाला है, उस ओर को ना वहाँ पर कुछ करने के बाद उस ओर को हमें मतलब इसकी जो गर्मी रहती है इसको बनाए रखने के लिए हमें कुछ ना कुछ सप्लीमेंट चाहिए। और आप सबको पता है कि जो कार्बन रहता है वो बहुत ज़्यादा अपने पास हीट प्रोड्यूस करता है। तो जो कार्बन है वो हमें कहाँ से मिल जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट से। जो हमने कैल्शियम कार्बोनेट डाला है उसमें होता ही है, जो कार्बन रहता है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके CO2 बना लेता है, और फिर वही CO2 जो है C के साथ यानी कि जो है कोक के साथ मिलकर कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है। और आप सबको पता होगा कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है वो अपने अंदर बहुत ज़्यादा क्या प्रोड्यूस करता है, गैस प्रोड्यूस करता है। और गैस वही जो उसे हम लोग वेस्टेज गैस बोल रहे हैं। तो वो जो गैस रहता है ना, आप सबको पता है, जैसे कि अगर मैं बोलूँ पानी, तो पानी के पास 100 डिग्री सेल्सियस होता है खुद का, लेकिन वही बात करूँ स्टीम का, यानी मैंने पानी को भाप बना दिया स्टीम में, तो उसका 550 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। तो वैसा ही कुछ इसमें होता है। अगर हम डायरेक्ट कार्बन सौगा डालें तो आप ऐसे समझिए कि सिर्फ पानी डाल रहे हैं, लेकिन जब हम लोग उसको गैस बना दे रहे हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड बना दे रहे हैं, तो भाई बवाले मचा देगा, तो एकदम गर्दा उड़ा देता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड ज़्यादा देता है हीट, इसलिए वो कार्बन मोनोऑक्साइड में चेंज हो जाता है। अब आते हैं स्टेज 2 में। स्टेज 2 में 900 से 1200 डिग्री सेल्सियस तक होता है। इसमें जो आयरन रहता है वो कार्बन मोनोऑक्साइड जो अभी बना है उसके साथ रिएक्ट कर कर अपने आप को तोड़ देता है, यानी फिर से CO2 में चेंज कर देता है। तो Fe2C, अच्छा आप इतना तो बता सकते हैं कि Fe2O3 जो है किस और का नाम है आयरन के, तो इतना आप कमेंट कर सकते हैं। तो 3 जो आपके ये सब बैलेंस है रिएक्शन, तो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ मिलकर क्या बना लेता है, कार्बन ऑक्साइड का CO2 बना लेता है और आयरन अलग हो जाता है। फिर वही आयरन जो है आपका Fe2O3 जो रहता है वो फिर से 3 कार्बन के साथ मिलता है, और कार्बन के साथ मिलने के बाद कार्बन जो आपका आयरन रहता है वो अलग हो जाता है। अब आते हैं स्टेज 3 में। स्टेज 3 में जो 1200 डिग्री से 600 डिग्री रहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज होता है, क्योंकि इसी के बाद आपका आयरन बेसिकली हमें मिलने वाला होता है। ये जो आयरन रहता है जो यहाँ पर मिला है, इस आयरन में कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत इंप्यूरिटीज़ होगी। अब इसी इंप्यूरिटी को हटाने के लिए हम लाते हैं किसको, फ्लक्स को। अब फ्लक्स हमने यहाँ पर डाला था क्या, CaCO3। तो जो CaCO3 था उसमें CO2 बाहर आ गया, तो बचा क्या, CaO बचा। अब वही CaO क्या करता है, रिएक्ट करता है, मतलब वहाँ पे हीट रहता है जिससे वो रिएक्ट होता है। और देखो ये CaCO3 वो हीट के साथ रिएक्ट करके COO बन जाता है और CO2 बन जाता है। उसके बाद जो CaO था वो एक फ्लक्स बन जाता है, और SiO2 यानी एक इम्प्यूरिटी होती है जो आयरन में प्रेजेंट होती है। तो इम्प्यूरिटी में जो सिलिकॉन डाइऑक्साइड आयरन में प्रोड्यूस होती है, वही इम्प्यूरिटी फ्लक्स के साथ मिलकर एक स्लग बना लेता है, और वही लद्दी के फॉर्म में नीचे पर जमा हो जाता है, और वही इस पाइप के थ्रू बाहर आ जाता है। जो मोल्टेन आयरन जो पिघला हुआ आयरन है, वो आयरन हमें बाहर मिल जाता है। तो इस तरीके से ये प्रोसेस होता है। ये सारे केमिकल रिएक्शंस आप प्रैक्टिस करते जाइए, आपको याद होते जाएंगे, ठीक है। इसका कोई फंडा नहीं है, बस याद रखना है आपको। फर्स्ट स्टेज में क्या होना है, कार्बन मोनोऑक्साइड बनाना है, किससे, CO2 से, बस। दूसरे में क्या बनाना है, आयरन को तोड़ना है, दूसरे में आयरन को तोड़ना है। तीसरे में कैल्शियम कार्बोनेट टूटेगा हीट में मिलने के बाद, और कैल्शियम कार्बोनेट जो है कैल्शियम ऑक्साइड में चेंज हो जाएगा, और वही कैल्शियम ऑक्साइड SiO2 के साथ रिएक्ट होकर स्लग बनाएगा CaSiO3। ये आपको माइंड सेटेड होना चाहिए, उसके बाद ये बन जाएगा, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग देखते हैं जिसके आने का चांस बहुत ज़्यादा है इस साल, तो वो टॉपिक है क्या आपका, द थ्योरी ऑफ रस्टिंग। आपके सामने ये टॉपिक है क्या आपका, द थ्योरी ऑफ रस्टिंग, ये हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। देखो ये वाला क्वेश्चन आप लिख लीजिए भाई, क्योंकि ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से इस साल तो पूछा जाना चाहिए यार। एक भी साल नहीं पूछा गया है, लेकिन मुझे ऐसा लगा था मेरे टाइम पे भी कि ये पूछा जाएगा। लेकिन मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि आपके टाइम पे हो सकता है ये पूछा जा सकता है, तो इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए। तो आपको लिखना कैसे है, तो ये इसमें होता ही है बेसिकली, आप सबको पता है, आयरन के अपर सरफेस पर मॉइस्चर आएगा, रिएक्ट करेगा और क्या बना लेगा, जंक बना लेगा, ठीक है, जिसे हम लोग रस्ट के नाम से जानते हैं। अब व्हेन आयरन इज प्लेस्ड इन एटमॉस्फेयर देन नेगेटिव चार्ज एट कैथोड, आपको पता है कैथोड नेगेटिवली चार्ज होता है। उसमें होता है ये बेसिकली
कि जब मॉइस्चर के साथ ये रिएक्ट करता है तो इसमें दो टर्म्स बन जाते हैं, यानी कि दो रीजन बन जाते हैं अलग अलग। एक होता है नेगेटिव रीजन जो होता है क्या कैथोड का, एक होता है पॉजिटिव रीजन जो होता है कि आपका एनोड का। और फिर दोनों बेसिकली आपस में रिएक्ट कर कर क्या बना लेते हैं, रस्ट बना लेते हैं। तो वही आपको पता चलेगा, नेगेटिव चार्ज एट कैथोड एंड पॉजिटिव चार्ज एट एनोड रीजन एंड प्रोड्यूस्ड द मेटल बिहेव लाइक अ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। मतलब जो रीजन प्रोड्यूस होते हैं जिसके कारण ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के कारण सेल के जैसे होता है। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है, बेसिकली आपको पता है जो आपका हर जो कोरोजन भी क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस होता है। इलेक्ट्रोकेमिकल का प्रोसेस का मतलब बेसिकली यही है कि जब एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के पास जाकर खुद से रिएक्ट हो जाते हैं, दोनों अपने आपस में रिएक्ट हो जाते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। और ये सेल क्या होता है, तो सेल मतलब मूवमेंट, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह बिहेव करते हैं और फिर रिएक्ट होते हैं। अब जरा रिएक्शन देखते हैं, तो इसके आगे का मैं भी बताऊंगा। तो एनोड में क्या होता है, जो आयरन रहता है वो एक सॉल्यूशन यानी कि वाटर जो रहता है उसकी तरफ जाता है, और इस पर जब आपका लाइट रे पड़ता है तो होता ये है कि ये जो है क्या हो जाता है, आयनाइज हो जाता है। लेकिन आप ये समझिए ना, आपके बुक में क्या हुआ है, बैलेंस्ड फॉर्म में नहीं दिया, मैं आपको बैलेंस करके बता रहा हूँ। तो ये जो टू आयरन मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, होता है ये बेसिकली उन टू आयरन मॉलिक्यूल्स से जो 4 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं वो बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि एक से क्या निकलेगा, 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 से कितने निकले, 4 इलेक्ट्रॉन। अब फिर यही जो 4 इलेक्ट्रॉन है बेसिकली जो कैथोड रे रहते हैं, कैथोड, उसी कैथोड में प्रेजेंट जो रहता है ऑक्सीजन और H2O, उसके इलेक्ट्रॉन मतलब वो जो जब H2 और O2 के साथ मिलेगा तो वो दोनों जब रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे, OH-। और यही जो 4 इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहे हैं ना, यही वाले 4OH के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेते हैं, आयरन हाइड्रोक्साइड। ठीक है, आयरन हाइड्रोक्साइड बना लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर यही जो है रिएक्ट करके क्या बनाते हैं आपका Fe2O3.2XH2O, ठीक है, 2H2O बनाते हैं। तो इसी को क्या बोला जाता है, रस्टिंग। इसके आगे का प्रोसेस चलो हम लोग देखते हैं क्या इसके आगे का केमिकल रिएक्शन, उसके आगे का रिएक्शन। देखो अब यहाँ पर मैंने आपको जैसे बताया था, जो आपका आयरन था वो आयरन टूट चुका था, आयन में यानी कि आयनाइज हो चुका था। तो कैथोड में कुछ इस प्रकार रिएक्शन होता है कि जो H2O रहता है, O2 रहता है, और वो जो 4 इलेक्ट्रॉन्स जो उसके पास थे वो 4 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आ जाते हैं, और ये सब आपस में रिएक्ट करके 4OH- बनाते हैं। अब होता ये है कि जो उसके बाद जो 2Fe2+ बचा होता है ना, उस रिएक्शन में वो रिएक्ट करता है किसके साथ, 4OH- के साथ, और बना लेता है क्या आपका आयरन हाइड्रोक्साइड, यानी कि 2FeOH2 बना लेते हैं। अब फिर यही क्या करते हैं, फिर से ऑक्सीजन और जो आपका H2 होता है उसके साथ रिएक्ट करता है, और रिएक्ट करने के बाद Fe2O3.XH2O बनाता है, जिसी को हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड बोलते हैं, यानी कि हेमेटाइड ऑक्साइड बोलते हैं। आप सबको पता होगा Fe2O3 क्या है, हेमेटाइड है, हेमेटाइडेड ऑक्साइड बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड, जो क्या होता है, रस्ट होता है। तो इस तरीके से दोस्तों ये आपका बहुत बड़ा एकदम विशाल काय जो था आपका चैप्टर, ये खत्म होता है। तो आई होप करता हूँ ये सारे आपको जो 3 लेक्चर्स मैंने डाले हैं आपको अच्छे से समझ आएंगे, आपने अच्छे से नोट्स बनाए होंगे, आप अच्छे से रिवीजन कर रहे होंगे, अपनी तैयारी को बरकरार रखें, आपको सफलता जरूर मिलेगी। और 10th क्लास में तो इस बार फोड़ना है, ठीक है, एकदम फोड़ना है, बजाना है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपका ये चैप्टर खत्म होता है भाई। और हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं जो आपको डेली जो आपके बेसिस पर यहाँ पर जो आपको बोलता हूँ कमेंट में मारो, तो उसको कमेंट में मार दिया करो, ताकि मुझे कुछ पता चले कि बच्चे लोग इसको देख रहे हैं, मजे के लिए तो नहीं देख रहे हैं एकदम झींगा लाला हुर कर करके अनारकली डिस्को चलिए, ऐसा थोड़ी ना है कि कुछ भी आके मैं यहाँ पे बक बक कर रहा हूँ, नाच रहा हूँ, और आप यहाँ चल के देख के चले गए। नोट्स वोट बनाओ, पढ़ो लिखो, ठीक है, उसके बाद फिर सब चीज़ मिल जाएगा। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।